डियर स्टूडेंट्स, अपना पीप लॉ कंप्लीट हो चुका था। अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। यानी अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपने ठोस की संरचना देख लेते हैं कि किस प्रकार से ठोस में अवयवी कण होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं, फिर कैसे इनके गलनांक कथनांक निश्चय हो जाते हैं, उनके बारे में अपने देख लेते हैं। तो सामान्य जो ठोस की संरचना होती है, ठोस की संरचना, ठोस की संरचना की बात कर लो या फिर द्रव की संरचना की बात कर लो या फिर गैस की संरचना की बात कर लो, अगर इन सभी में अपने देखते हैं तो दो चीजें अपने को देखनी होगी। एक तो अपने को ध्यान रखना है अंतराण्विक बल ध्यान रखना है, दूसरा अपने को ध्यान में रखना है उसमें ऊर्जा। ये दो चीजें अपने को माइंड रखना। कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में है, इसका डिसाइड कौन करेगा? एक तो अंतराण्विक बल करेगा, दूसरा उसमें ऊर्जा करेगा। अंतराण्विक बल क्या होता है? ये वह बल होता है जो क्या करता है, जो अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण का मतलब अवयवी कण से मतलब होगा कि कोई भी अवयवी कण यहाँ पर परमाणु हो सकता है या फिर अणु हो सकता है या फिर आयन हो सकता है। ये अपने क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं। ठोस में अगर अवयवी कण की बात की जाती है तो इसमें परमाणु, अणु या आयन होते हैं। द्रव में अवयवी कण की बात की जाती है तो तीनों चीज। गैस में अवयवी कण की बात की जाती है तो ये तीनों चीज होते हैं। तो अंतराण्विक बल क्या होता है? यह वह बल होता है जो क्या करता है, जो ये अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु, आयन, इनको क्या करता है? आपस में बांधे रखता है, एक दूसरे को निकटतम लाने की प्रयास करता है। यानी दो कोई अंतराण्विक कण मान लिया अपनों ने, इन दोनों कणों को ये क्या करेगा? आपस में पास लाने की कोशिश करेगा। मतलब इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस है इनके कणों के बीच में, वो क्या हो जाए? न्यूनतम हो जाए, कम हो जाए। इसकी कोशिश कौन करता है? अंतराण्विक बल करता है। और जबकि उसमें ऊर्जा क्या करती है? ये जो अवयवी कण होते हैं, इन अवयवी कणों को क्या करती है? तीव्रगामी स्थिति में रखती है। तीव्रगामी स्थिति का मतलब कि जैसे इनको ऊर्जा मिलेगी, ये इस आकर्षण को तोड़कर क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। यानी अंतराण्विक बल कणों को पास लाने की कोशिश करेगा, उसमें ऊर्जा उनको दूर करने की कोशिश करेगी। तभी तो अपने कहते हैं ना कि कोई ठोस अवस्था में कब आता है? जब उसका तापमान कम हो जाए तभी आता है, क्योंकि तापमान कम हो जाएगा तो क्या हो जाता है? उसमें ऊर्जा कम हो जाती है। उसमें ऊर्जा कम हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? कण पर कौन सा बल काम करने लग जाता है? अंतराण्विक बल काम करने लग जाता है। अंतराण्विक बलों के कारण क्या होते हैं? कण एक दूसरे के पास आते जाते हैं और पास आने से किस संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं? ठोस संरचना में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंतराण्विक बल क्या करता है? कणों को पास लाने का प्रयास करता है। सिंपल सी लैंग्वेज में अपने को ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? कणों को पास लाने का प्रयास करता है और ये कणों को तीव्रगामी स्थिति में रखता है। तीव्रगामी स्थिति में रखता है। कण का मतलब अवयवी कण से है और अवयवी कणों का मतलब किससे? परमाणु, अणु या आयन से। अब अपने बात करें ठोस की। ठोस में क्या होते हैं? अपने को पता है कि अवयवी कण बहुत पास होते हैं। पास होते हैं तो मतलब उनके मध्य जो अंतराण्विक बल है वो क्या होगा? प्रबल होगा। अंतराण्विक बल प्रबल होगा तो अपने कह सकते हैं कि उसमें ऊर्जा उनमें क्या होगी? न्यूनतम होगी। यानी जो ठोस होते हैं, ठोस के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो इतने निकट होते हैं कि उनमें अंतराण्विक बल बहुत प्रबल होता है। प्रबल होने के कारण वो किस अवस्था में आ जाते हैं? ठोस अवस्था में आ जाते हैं। उसमें ऊर्जा उनमें क्या होगी? न्यूनतम होगी। उसमें ऊर्जा न्यूनतम होने का कारण क्योंकि वो बहुत पास है तो मतलब उनके अंदर आकर्षण बहुत प्रबल है, और आकर्षण बहुत प्रबल है तो मतलब उनके जो गमन करने की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब न के बराबर हो जाएगी, और न के बराबर हो जाएगी तो मतलब उनके मध्य जो उसमें ऊर्जा वो क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी। कोई ठोस की अगर अपने संरचना देखते हैं तो ठोस किस प्रकार से होते हैं? इस प्रकार से ठोस रहते हैं ना, आपस में क्या रहते हैं? कण पास अवस्था में रहते हैं।
तो कण इतने पास पास होते हैं कि उनके बीच में जो दूरी होती है वो दूरी बहुत कम हो जाती है। दूरी बहुत कम होने का रीजन क्या होता है? दूरी बहुत कम होने का रीजन होता है कि उनमें जो अंतराणविक बल है वो क्या होता है? प्रबल होता है। क्योंकि अंतराणविक बल ही क्या करता है? कणों को पास लाता है, और कण जितने पास आएंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो उतनी क्या होगी? कम होगी। तो ठोस में अपने को ध्यान रखना है कि अंतराणविक बल का मान क्या होता है? उच्चतम होता है, और जबकि उसमें ऊर्जा का मान क्या होता है? निम्नतम होता है। जैसे जैसे अपने क्या करते जाते हैं, टेम्परेचर तापमान बढ़ाते हैं, तापमान में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। अपने को पता है कि तापमान में जैसे जैसे वृद्धि करते हैं ठोस किस में कन्वर्ट होता जाता है? द्रव में कन्वर्ट होता जाता है, और द्रव किस में कन्वर्ट होता जाता है? गैस में कन्वर्ट होता जाता है। ये तीन चीजें अपनों ने पढ़ी है साम्यावस्था वाले टॉपिक के अंदर। यानी जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा? इनके कण, ये जो अवयवी कण है ये थोड़े दूर दूर होते जाएंगे, दूर दूर होते जाएंगे, तो इसका मतलब उनके मध्य अंतराणविक बल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और उसमें ऊर्जा क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। मतलब कण क्या होते जाएंगे? दूर दूर होते जाएंगे, और कण जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वो किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे और ज्यादा अपने क्या करेंगे? टेम्परेचर तापमान बढ़ाएंगे, वैसे क्या होंगे? कण और ज्यादा दूर दूर अवस्था में आएंगे, और कण ज्यादा दूर अवस्था में आ जाएंगे, तो अपने कह सकते हैं कि ये कौन सी अवस्था में हो जाएंगे? वाष्प अवस्था में हो जाएंगे। कौन सी अवस्था में हो जाएंगे? वाष्प अवस्था में हो जाएंगे। ये मान लो उन्होंने किसकी संरचना बना ली? द्रव की संरचना बना ली। इस द्रव की संरचना में क्या है? जो कण है वो थोड़ी दूर दूर अवस्था में है, और ठोस में अपने को पता है कि कण कौन सी अवस्था में है? पास पास अवस्था में। लेकिन जैसे अपने क्या कर रहे हैं? तापमान और बढ़ा रहे हैं, तो क्या होता जाएगा कि कण और ज्यादा दूर दूर अवस्था में हो जाएंगे, और किस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब गैसों में उसमें ऊर्जा का मान मैक्सिमम होता है, ठोसों में उसमें ऊर्जा का मान मिनिमम होता है, द्रवों में उसमें ऊर्जा का मान मीडियम होता है, गैस और ठोस के मध्य। अंतराण्विक बल की बात कर लें तो ठोस के अंदर अंतराण्विक जो बल होता है वो प्रबल होता है, गैसों के अंदर मिनिमम होता है, और द्रव के अंदर क्या होता है? न्यूनतम होता है, यानी सॉरी मीडियम होता है। मतलब दोनों अंतराण्विक बल और दूसरा उसमें ऊर्जा, इन दोनों के आधार पर अपने को ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा दे सकते हैं। द्रव एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके अंदर जो उसके अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो ठोस से कम होता है, जबकि उसमें ऊर्जा का मान ठोस से ज्यादा होता है, जिसके कारण इनके कणों के बीच में क्या होती है? पर्याप्त दूरी होती है, और ये दूरी इतनी हो जाती है कि ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलने लग जाते हैं? अपने द्रव बोलने लग जाते हैं। ठोस के अंदर अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? प्रबल होता है, जिसके कारण उनके कणों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो क्या होती है? बहुत कम होती है। बहुत कम होने के कारण अपने कह सकते हैं कि एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं, और किसका निर्माण कर लेते हैं? ठोस का निर्माण कर लेते हैं। तो ठोस की संरचना में दो वर्ड ध्यान रखने अपने को, ठीक है। उसके बाद में ठोस के सामान्य गुणधर्म आते हैं। ठोस के क्या आते हैं? सामान्य गुणधर्म की ठोस के अंदर उनकी आकृति, आकार या ज्यामिति किस प्रकार से होगी, उनके गलनांक अचनांक कैसे होंगे, उनकी कठोरता, ये कुछ जानना होगा अपने को। ठोस की सामान्य गुण के लगा देते हैं। ठोस के सामान्य गुण, ठोस के सामान्य गुण में अब अपने फर्स्ट कह सकते हैं, अगर इनके अवयवी कण क्या है? पास पास है। अवयवी कण पास पास है तो मतलब इनका ये क्या होगा? निश्चय आकार होगा। आकार क्या होगा इनका? निश्चय होगा। निश्चय आकार होगा, निश्चय आकार में आकृति होगी, ऐसे लिख देते हैं ना। साथ में क्या होगा? निश्चय इनका क्या होगा? सेकंड अपने कह सकते हैं द्रव्यमान होगा। निश्चय द्रव्यमान होगा, और निश्चय इनका क्या होगा? आयतन होगा। ये सारी चीजें क्या होगी? निश्चय होगी। ये निश्चय कैसे होगी? अपने कैसे कहेंगे कि इनकी आकृति या आकार निश्चय? सोडियम का एक टुकड़ा लो,
उसके किसी पात्र के अंदर रख के देख लो। मान लो अपने पास एक सोडियम का छोटा सा 100 ग्राम का टुकड़ा है, उसे अपने ने क्या किया, एक प्याले के अंदर रखा, और प्याले के अंदर रखा तो अपने ने देखा कि प्याले का आकार गोल है, लेकिन सोडियम का जो टुकड़ा वो वैसा वैसा वहां पर उसी आकार में पड़ा हुआ है। मतलब किसी ठोस को किसी भी पात्र में रख दिया, उसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो अपने कह सकते हैं ना कि इनका आकार तो निश्चय है। जबकि अपने द्रव लेते हैं, द्रव को एक बार तो अपनों प्याले के अंदर रखा तो उसका आकार प्याले जैसा हो गया, फिर अपनों ने किसी गिलास के अंदर डाला तो उनका आकार गिलास जैसा हो गया। मतलब ठोस को अपने किसी भी पात्र में डाल दे या किसी भी स्थान पर रख दे, उसका आकार क्या रहेगा, वैसे निश्चय रहेगा। लेकिन अपने दूसरे अपोजिट जब द्रव की बात करते हैं तो द्रव को जिस पात्र में डालते हैं वो उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है। तो अपने कह सकते हैं ना कि ठोस का तो आकार निश्चय होता है, इनका द्रव्यमान और आयतन भी निश्चय होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम का जो टुकड़ा लिया अपनों ने, उसकी एक निश्चय लेंथ है, निश्चय उसकी क्या है, चौड़ाई है, निश्चय उसकी क्या है, लंबाई, और निश्चय उसकी क्या ऊंचाई है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है, निश्चय होती है। अपने किसकी लेते हैं, एक किसी ठोस की लेते हैं तो इसकी चौड़ाई भी निश्चय होती है, इसकी ऊंचाई भी निश्चय होती है, और इसकी लंबाई भी क्या होती है, निश्चय होती है। चौड़ाई मतलब यहाँ पे 3D टाइप का होगा, इतना मोटा है, इतना लंबा है, और इतना वो क्या है, चौड़ा है। ये चीजें क्या होती है, ठोस के अंदर निश्चय होती है। तो अपने कह सकते हैं तीनों दोनों गुण किस में होते हैं, ठोस के अंदर होते हैं। फिर थर्ड अपने कंडीशन कहते हैं कि ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कठोर कैसे? अब आप अगर कोई लोहा का टुकड़ा ले लो इतना मोटा सा, उसे ऐसे तोड़ के देखो, आसानी से नहीं टूटेगा। आसानी से नहीं टूटेगा तो मतलब क्या है, वो कठोर अवस्था में है। अगर वैसे ही अपने दूसरे कोई रबड़ का टुकड़ा ले, उसे ऐसे तोड़ के देखते हैं तो वो टूट जाता है, मतलब वो कठोर नहीं होता, कम कठोर होता है। लेकिन अपने को पता है कि जो ठोस होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, ठोस कठोर प्रकृति के होते हैं। उसके बाद में अपने फोर्थ कंडीशन कहते हैं कि इनकी प्रकृति कौन सी होती है, असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। असंपीड्य प्रकृति के मतलब, असंपीड्य प्रकृति का मतलब कि इनमें किसी भी प्रकार का स्पंज नहीं पाया जाता। जैसे रबड़ को अपने ऐसे दबा सकते हैं, लेकिन इनको अपने दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि अपनों ने स्टार्टिंग में देखा है कि इनके कण क्या है, मैक्सिमम इतने पास पास आए हुए हैं कि इनके बीच में जो दूरी है वो है ही नहीं, अब नए के बराबर है, और नए के बराबर दूरी है तो मतलब अपने उसे किसी भी प्रकार से दबा ही नहीं सकते, संपीड़ित कर ही नहीं सकते। ठोस क्या होता है, प्रत्येक जो कणों को अपने संपीड़ित करते जाते हैं उसका अंतिम रिजल्ट होता है। जैसे गैस को अपने संपीड़ित किया, गैस के कण दूर दूर थे, पास आए द्रव अवस्था में। द्रव के कण क्या है, थोड़े बीच अवस्था में है, तो अपनों ने और ज्यादा पास लेके आए तो वो कौन सी अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ठोस अवस्था में जैसे ही आ जाएंगे उनके कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कणों के बीच की दूरी कम होते ही अपने कहेंगे कि वो कौन सी प्रकृति की होगी, असंपीड़ित प्रकृति की होगी। क्यों? क्योंकि ठोस अब लास्ट स्टेज है, अब और कणों को अपने पास लाओ या न लाओ, वो पास नहीं आएंगे। यानी एक अंतिम स्टेज होती है ना कि आप बस कणों को इतने अपने क्या कर सकते हैं, पास ला सकते हैं। जैसे आप अगर पढ़ने बैठो, आपकी कैपेसिटी अंतिम 8 घंटे पढ़ने की है, आपने 2 घंटे पढ़े, अच्छा है आपके लिए। 4 घंटे पढ़े, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और 8 घंटे आपने पढ़ लिए तो एक्सीलेंट, यानी अच्छे से अच्छे, बहुत ज्यादा से भी ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद में आप नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी इतनी कैपेसिटी थी कि लास्ट स्टेज हमारी 8 घंटे की थी। उसी प्रकार से जो कणों के संपीड़ित करने की प्रकृति होती है, लास्ट स्टेज होती है, वो ठोस अवस्था होती है। ठोस के बाद में कणों को और ज्यादा क्या नहीं किया जाता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अपने कहते हैं कि ये क्या होते हैं, असंपीड़ित प्रकृति के होते हैं। 5वां अपने कहते हैं इनका आकार निश्चय है, तो इनकी आकृति भी निश्चय है। तो अपने कह सकते हैं कि इनके गलनांक कथनांक भी क्या होंगे, निश्चय होंगे। गलनांक कथनांक भी क्या होंगे, निश्चय होंगे। गलनांक कथनांक निश्चय क्यों होंगे? तो अपने को पता है कि गलनांक कथनांक निश्चय इसलिए होंगे क्योंकि इनका निश्चय आकार है। अब निश्चय आकार को परिवर्तित करना है तो एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, क्योंकि आकार में अगर परिवर्तन करना है, जैसे बर्फ है, बर्फ का सॉरी अलग एग्जांपल होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को अगर पिघलाना होगा तो एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होगी।
क्यों? क्योंकि तभी वो क्या होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक के कण होते हैं। NaCl के अंदर जो अवयवी कण होते हैं वो Na+ और Cl- होते हैं, और इनके बीच में अगर इनको क्या करना है, द्रव अवस्था में लेके आना है या फिर इनके आकार को परिवर्तित करना है, तो आकार को परिवर्तित करने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। तो इसी टेम्परेचर पर ये आकर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे किसमें, अलग अवस्था के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सिक्स कंडीशन कह सकते हैं कि इनका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। घनत्व उच्च क्यों होता है? क्योंकि इनका द्रव्यमान और आयतन भी क्या होता है, उच्च होता है, इसलिए इनका क्या हो जाएगा, घनत्व भी उच्च होता है, क्योंकि घनत्व किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान और आयतन पर डिपेंड करता है। और अपने क्या कह सकते हैं, इसके अलावा इनमें क्या पाया जाता है, अपने कह सकते हैं अलग गुणधर्म, सेवन या घातवर्तीय, तन्यता आदि गुण रखते हैं। अघातवर्तीय का मतलब इन्हें तोड़कर चंद्रों के रूप में बनाया जा सकता है, तन्यता का मतलब इन्हें तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सारे किसके गुणधर्म है, ठोस के गुणधर्म है, ठीक है। तो ये थोड़े से गुणधर्म अपने को ध्यान रखने। उसके बाद में आता है अपना मेनली टॉपिक जो अपने चैप्टर के अंदर दे रखा है, ठोसों के प्रकार, यानी ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस सामान्यतः दो प्रकार के होंगे, अपने देखेंगे। वैसे बंदों के आधार पर तो बहुत प्रकार निकल के आएंगे, लेकिन अगर ठोस को अपने देखते हैं तो वैसे ठोस कितने हैं, दो प्रकार के। एक तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा कौन सा होगा, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। पहले इनकी सिंपल सी डेफिनेशन देख लो, उसके बाद में इनके आपसे पूछते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर निकालने के लिए अपने को ज्यामिति, संरचना, प्रकृति, फिर इनकी विषम दशा यानी विदलन का गुणधर्म हो गया, अवयवी कणों की व्यवस्था होगी, ये सारी चीजों में अपने क्या करेंगे, इनके डिफरेंस निकालेंगे। सामान्य डेफिनेशन पूछता है कि क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोसों को कहा जाता है जिसमें क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो निश्चय और नियमित व्यवस्था में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। यानी इनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, निश्चय और नियमित होती है। और इनमें जो व्यवस्था पाई जाती है अवयवी कणों की वो कौन सी होती है, द्विपरासी होती है। मतलब इनमें जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगी, अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होगी, एक तो निश्चय होगी, दूसरी अपने कह देंगे कि नियमित होगी, और नियमित होगी। और तीसरी इनमें जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था होगी वो कौन सी होगी, द्विपरासी व्यवस्था होगी, द्विपरासी व्यवस्था होगी। द्विपरासी व्यवस्था का मतलब मान लो कोई ये अवयवी कण है, इनके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये अवयवी कण क्या है, छोटे आकार के हैं, और छोटा आकार क्या है इनका, निश्चय। जो ये व्यवस्था निकल के आई है लंबी ऐसी संरचना, वो क्या है, एक बहुत ज्यादा लंबी संरचना। यानी द्विपरासी का मतलब जहां तक इनकी संरचना चल रही है वहां तक इनकी व्यवस्था चलती जा रही है। अब ये व्यवस्था जो द्विपरासी व्यवस्था कहेंगे, क्यों, क्योंकि इनमें जो ये कण ले रखे हैं अपनों ने वो एक समान है। अवयवी कण क्या है, एक समान है, और एक समान कणों की क्या है, इनमें एक लंबी संरचना है, यानी लंबी व्यवस्था है। ऐसे नहीं है जैसे इनमें होता है अक्रिस्टलीय ठोसों में। अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होगा, जो अवयवी कण होंगे वो अनियमित और अनिश्चित आकृति के होंगे, अनियमित और अनिश्चित व्यवस्था में होंगे सॉरी। और तीसरी इनकी जो व्यवस्था होगी वो कौन सी होगी, लघुपरासी व्यवस्था होगी, लघुपरासी व्यवस्था होगी। लघुपरासी व्यवस्था का मतलब सिंपल सा यहाँ पर देख लेना, द्विपरासी में जैसे अवयवी कण एक जैसे एक लंबी श्रृंखला के रूप में क्या है, एक ही संरचना में व्यवस्थित है। लेकिन इसमें क्या हो जाएंगे, पहले छोटे कण चल रहे हैं, फिर थोड़े बड़े कण आ जाएंगे, फिर छोटे कण, फिर बड़े कण, फिर छोटे कण,
फिर बड़े कण, फिर छोटे कण, फिर बड़े कण, फिर छोटे कण, फिर बड़े कण। यानी इस प्रकार से जो ये व्यवस्था निकल के आती है कि ये कौन सी निकल के आती है, लघुपरासी व्यवस्था निकल के आती है। यानी जो अवयवी कणों की व्यवस्था है वो थोड़े थोड़े स्टेप के बाद में क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। लेकिन इनमें जो अवयवी कणों की जो एक व्यवस्था है वो लंबे तक यानी लंबी सीरीज तक क्या है, एक जैसी दिखाई दे रही है। यानी बड़े कण, उसके बाद में थोड़े से छोटे कण, उसके बाद में बड़े कण, बड़े कणों की एक दीर्घपरासी व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर पहले छोटे कण आ गए, फिर बड़े कण, फिर छोटे कण, बड़े कण, ऐसे करके व्यवस्था आ गई। फिर नीचे चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई बड़े कण आ जाएंगे, छोटे कण, छोटे कण, बड़े कण, छोटे कण, बड़े कण, यानी ऐसे करके इनकी जो व्यवस्था आती है कणों की वो कौन सी निकल के आती है, अपने कह सकते हैं कि लघु निकल के आती है। यानी थोड़े से चेंज के बाद में जो कण होते हैं, कण का जो आकार देख लेते हैं, उनमें क्या आ जाता है, चेंजिंग आ जाता है। और एक व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था थोड़े थोड़े टुकड़ों के बाद में टूट जाती है। जैसे ये संरचना चल रही है A B C D E F G N, ऐसे व्यवस्थित ढंग से चल रही है। लेकिन इसमें क्या होता है, A B C फिर D, फिर A B C D, फिर A B C D, मतलब थोड़े से बाद में क्या हो जा रही है, चेंज हो रही है। A B C D यहाँ पर क्या ले ली मैंने, मान लो कोई कण ले ली, इन कणों का नाम ले ली, ये A कण है, B कण है, C है, D है, फिर उसके बाद में वापस एक कण आ जाएगा। ऐसे करके इनकी छोटी छोटी स्थानों के बाद में क्या होती जाती है, व्यवस्था चेंज होती जाती है। तो इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, लघुपरासी, इन्हें क्या बोल देते हैं, अपने दीर्घपरासी। अब मेनली आता है कि डेफिनेशन कैसे देंगे इनकी। तो डेफिनेशन में अपने को बस ये कीवर्ड ध्यान में रखना है। कीवर्ड मतलब कि छोटे छोटे वर्ड है इनके, निश्चय, नियमित और दीर्घपरासी। बोलेंगे, बनाने का तरीका अपने आप ही होगा कि ठोस में यानी क्रिस्टलीय ठोस उन ठोसों को कहा जाता है जिनमें अवयवी कणों की एक निश्चय और नियमित व्यवस्था होती है, और जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण दीर्घपरासी अवस्था में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। ऐसे ठोस को अपने क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनके गलनांक कथनांक क्या हो जाएंगे, निश्चय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि गलनांक और कथनांक डिपेंड किस पर करते हैं, आकार या आकृति पर, और अवयवी कणों की व्यवस्था पर डिपेंड करते हैं। इनमें इनकी आकृति क्या होगी, निश्चय होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनमें जो अवयवी कण है वो निश्चय और नियमित रूप से क्या है, व्यवस्थित है, और अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो कौन सी है, दीर्घपरासी है। इसलिए कहते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण निश्चय, नियमित आकार, निश्चय नियमित व्यवस्था में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। और इनकी जो व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था की होती है। इनके गलनांक कथनांक निश्चय होते हैं, इनकी ज्यामिति निश्चय होती है। अब आ जाओ अक्रिस्टलीय ठोसों, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं उन अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित और अनिश्चय होती है, जिसके कारण इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चय होती है। और इनके जो अवयवी कण होते हैं वो लघुपरासी व्यवस्था के होते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक कथनांक भी क्या रहते हैं, अनियमित रहते हैं। ठीक है। अब फिर सेकंड इसके आगे आता है, क्या करेंगे, ठोस होता है। अपनों ने देखा था ठोस में क्या देखा था कि ठोस में देखा था कि कोई ठोस होगा उसका आकार क्या होगा, निश्चय होगा। लेकिन इनका आकार तो निश्चय नहीं आ रहा। जब ठोस में अपने क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस में और एक अक्रिस्टलीय ठोस में, इनमें तो इनका आकार निश्चय आ रहा है, तो इन ठोस को अपने क्या बोल देंगे, वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस बोल देंगे। और इनको अपने क्या कहेंगे, आभासी ठोस कहेंगे, आभासी ठोस। यानी ये ठोसों के समान दिखने का क्या करते हैं, एक नाटक सा करते हैं। आभासी का मतलब नाटक ही होता है ना। तो या ऐसे कह सकते हैं कि ये ठोसों के समान दिखाई देते हैं लेकिन ठोस जैसे नहीं होते। अब कैसे, अपने एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं, इधर अगर एग्जांपल लिखूं तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2CO3 हो गया, उसके बाद में क्वार्टर्स हो गया। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, वास्तविक ठोस के एग्जांपल है। जबकि इधर एग्जांपल देखता हूं तो कांच हो गया, उसके बाद में दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं, कांच के बाद में क्वार्टर सिलिका हो गया, क्वार्टर सिलिका हो गया, बेंजोइक हो गया। इस टाइप से बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं। अब ये कांच का एग्जांपल सबसे इजीली समझ आ जाएगा। अपने को पता है कि कांच होता है, अपनों ने किसी
घरों में खिड़कियों में देखा होगा कांच, तो कांच अगर खिड़कियों पर लगा हुआ है तो कांच अपने को ठोस दिखाई देता है रियलिटी में। ठोस दिखाई देने का मतलब इसके जो अवयवी कण है वो निश्चित नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित है, इनका साइज है वो क्या है, एक निश्चित, अपने ये देखते हैं। लेकिन कुछ समय बीतता है, मान लो वर्ष 2 वर्ष बीत गए, लगातार उस पर कांच पर क्या होता जा रहा है, सूर्य का प्रकाश पड़ता जा रहा है, तो अपने देखते हैं कि वो कांच का जो निचला वाला हिस्सा है वो क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। मोटा होने का कारण क्या होगा कि जो जैसे जैसे क्या होता जाता है, समय बीतता जाता है और सूरज का एक निश्चित टेम्परेचर उस पर पड़ता जाता है, तो उसके अवयवी कण क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, यानी विचलित होकर क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं तो नीचे वाला पेंडा क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। नीचे वाला पेंडा क्या हो जाता है, एक मोटे आकार का आ जाता है। ऐसे आपको दिख समझ आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, मोटे आकार का हो जाएगा पेंडा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। मतलब ये पतले से ऐसे मोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो कांचों के कांच होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सिस्टेड ठोस होते हैं। एक्सिस्टेड ठोस होने के कारण उनमें थोड़ा सा क्या होता है, विसरण का गुण होता है। विसरण का गुण होता है, विसरण का गुण मतलब जैसे द्रवों में होता है, द्रव में तो विसरण का गुण क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन उनमें क्या होता है, जो विसरण का गुण होता है एक्सिस्टेड ठोसों में, वो आपके ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब कि देखने में कम से कम वर्ष 2 वर्ष अपने को पता लगेगा कि हाँ इसके अंदर विसरण का गुण है। जैसे कांच वैसे अपने को ठोस दिखाई दे रहा है, लेकिन 2-3 साल बाद में अगर अपने उस कांच को चेकआउट करते हैं, अगर किसी खिड़की पर लगा हुआ है और वो खिड़की सूर्य के किरणों से आर पार होती हो, मतलब उस खिड़की पर सूर्य की किरणें आती हो, तो देखेंगे कि वो नीचे वाला हिस्सा वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। मोटा होने का कारण कि ऊपर से जो कांच के अवयवी कण थे कांच के अंदर, वो विचलित होकर कौन से नीचे आकर क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब उनमें क्या हो रहा है, अवयवी कणों का प्रभाव हो रहा है। प्रभाव हो रहा है तो मतलब ये जो ठोस होंगे, इन ठोसों को अपने दूसरा नाम दे देते हैं, एक अतिशीत द्रव बोल देते हैं। अतिशीत द्रव बोल देते हैं। अतिशीत द्रव बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जो द्रव होता है, द्रव की तरह इनमें क्या होता है, विसरण का गुण होता है। और विसरण का गुण होता है तो मतलब इनके अंदर क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो अवयवी कण है वो विचलित होकर कौन से नीचे वाले पेंडे में क्या होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। विसरण का गुण होने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, अतिशीत द्रव बोल देते हैं। अतिशीत द्रव बोल देते हैं। आपसे पूछता भी है कि अतिशीत द्रव किसे कहते हैं, तो वो लिखेंगे कैसे, एक्सिस्टेड ठोसों को अतिशीत द्रव कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, द्रवों की तरह विसरण का गुण होता है, और ये विसरण का गुण द्रवों की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है, जो वर्षों तक क्या रहता है, अपने को सामने आता है कि किसमें क्या है, विसरण का गुण है। ये उदाहरण के लिए घरों में लगी हुई खिड़कियां, बस इतना ही अपने को लिखना होगा। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चय नियमित होते हैं, और इनमें अवयवी कणों की क्या होती है, दीर्घ राशि व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक भाग निश्चय होते हैं, इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की आकृति निश्चय नहीं होती, इनमें अवयवी कण अनियमित व्यवस्था में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो लघुपरासी व्यवस्था होती है, इनमें थोड़ा सा क्या होता है, द्रवों की तरह विसरण का गुण भी पाया जाता है, इसलिए इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। जैसे कांच, वाटर, सिलिका, इधर अपने लिखते हैं NaCl, KCl, NO2Cl और क्वार्टज लिख दिए। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, एक्रिस्टलीय ठोसों के, एक्रिस्टलीय ठोसों और क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जांपल है। ठीक है, कल अपने इनकी अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का आधार रखेंगे, एक तो इनकी ज्यामितीय व्यवस्था, आकार, अवयवी कणों की व्यवस्था, गलनांक, प्रकृति, विदलन का गुणधर्म, और लास्ट में अपने लिखेंगे इनकी समदेशिकता और विषमदेशिकता प्रकृति। यानी 10 टॉपिकों पर अपने इनमें क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि कैसे इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।